नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। इजराइल दूतावास के पास कल हुए विस्फोट के सिलसिले में एनएसजी की टीम आज घटनास्थल की जगह पहुंची और धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक के बारे में सबूत इकट्ठा किए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी बम ब्लास्ट केस की जांच कर रही है। समाचार एजेंसी ANI ने दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कल की घटना के सिलसिले में राजधानी में रह रहे कुछ विदेशी नागरिकों से पूछताछ कर रही है। इस बीच इजराइल के राजदूत रॉन मल्का ने दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके को आतंकी हमला करार दिया। न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस हमले को आतंकी हमला मानने के पर्याप्त कारण है। पिछले कुछ हफ्तों से खुफिया जानकारी के आधार पर अलर्ट को बढ़ाया गया था। Well, the investigation is ongoing, still gathering all the pieces and the evidence that we get from the scene and pieces of information from all over. There is a full collaboration between the Indian authorities and the Israeli authorities. And as of now, our assumption, strong assumption, that it is a terror attack that targeted the Israeli embassy. Fortunately, as you mentioned, nobody was hurt and all the diplomats and their families are safe. 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा की जांच जारी है। इस बीच आज फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने लाल किला पहुंचकर सैंपल्स को कलेक्ट किया। वहीं किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी के दौरान हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कुल 38 FIR दर्ज की हैं और इन मामलों में अब तक 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 जनवरी को रात 11 बजे तक के लिए सिंघू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और उनके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। इस बीच हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाएं कल शाम 5 बजे तक बंद कर दी गई हैं। संसद के बजट सत्र के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि कृषि सुधार कानून पर बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा और सरकार खुले मन से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख वैसा ही है जैसा 22 जनवरी को था और कृषि मंत्री की ओर से दिया गया प्रस्ताव अभी भी कायम है। उन्होंने सभी दलों से संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। छोटे दलों को ज्यादा वक्त मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री ने बड़े दलों से सदन की कार्यवाही को बाधित होने से बचाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी दलों के नेताओं से संसद के बजट सत्र में सरकार के विधायी कामकाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि सुधार कानून पर खुले मन से बातचीत से समाधान निकालने के लिए हमेशा तैयार है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार किसानों के एक फोन पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जो प्रस्ताव दिया था, केंद्र सरकार आज भी उस पर बरकरार है। डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22-23 को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था, दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। बैठक में लगभग सभी दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से संसद के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील की। उसमें ज़्यादा चर्चा लोकसभा में बिल के अलावा हो जाए, ये तो डिमांड अपोजिशन पार्टी ने की है और सरकार इसके लिए सहमत है। और
फार्म बिल के बारे में वगैरह फार्मर्स का इशू के बारे में चर्चा होना चाहिए, ये भी डिमांड उन्होंने रेज किया है। उसके लिए भी हम सहमत। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सब मिलके हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके लिए सब मिल के प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी चर्चा आप करना चाहते हैं उसके लिए सरकार तैयार है। बैठक में छोटे दलों को ज्यादा वक्त देने का मुद्दा भी उठा। इस पर प्रधानमंत्री ने सहमति जताते हुए कहा कि ऐसा तभी मुमकिन होगा जब सभी दल मिलकर सदन में कार्यवाही में अवरोध पैदा नहीं होने दें। इसके लिए छोटे पार्टियों को समय ज़्यादा मिलना चाहिए, ये डिमांड किया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार सहमत है। लेकिन आप बड़े पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी, प्रधानमंत्री जी ने शब्द इस्तेमाल किया इंक्लूडिंग बीजेपी, आप सब बड़े पार्टी को ये कहिए आप कृपया डिसरप्शन मत करिए। डिसरप्शन से ज़्यादा नुकसान होता है छोटे पार्टियों को, इसलिए छोटे पार्टी को समय ज़्यादा मिलना चाहिए। इसके लिए भी सहमत है। संसद के बजट सत्र के दौरान सरकारी कामकाज के एजेंडे में 38 विषय शामिल हैं। इनमें 33 विधेयक और 5 वित्तीय कामकाज से जुड़े विषय शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरा बजट सत्र मूल रूप से केंद्रीय बजट 2021-22 से संबंधित वित्तीय कामकाज पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, आवश्यक विधायी कार्य और अन्य कामकाज सत्र के दौरान होंगे। विधायी कामकाज के एजेंडे में जो विषय शामिल हैं उनमें 4 अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक भी शामिल हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में 4 दिन चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर निचले सदन में 2 से 5 फरवरी के बीच चर्चा होगी। 2021-22 का केंद्रीय बजट सोमवार 1 फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। संसद का बजट सत्र 2 हिस्से में होना है। पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक है और दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक निर्धारित है। संसद के बजट सत्र 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगे। इस बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। यूनियन बजट मोबाइल ऐप के जरिए सांसद और आम जनता बजट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स देख सकेंगे। लोकसभा में आम बजट पेश होने के 1 घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट की प्रति सभा पटल पर रखेंगी। एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद एक नई विश्व व्यवस्था आकार लेने वाली है और भारत को इस उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभानी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक विश्व युद्ध के बाद के दशक की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण है। पहले की तुलना में हम मूक दर्शक नहीं बनने जा रहे हैं और हम अपनी परंपराओं और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों के आधार पर इस अवसर पर बढ़ेंगे। देश ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 73वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है। इस मौके पर बापू के समाधि राजघाट पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अमर बलिदान के दिन कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उनकी पुण्य स्मृति को मैं नमन करता हूँ। शांति, अहिंसा, सादगी, साधनों की पवित्रता और विनम्रता के उनके आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए।
आइए हम उनके द्वारा दिखाए गए सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि गांधी जी ने शांति, अहिंसा और आत्म बलिदान की अलख जगाई। उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने अपने विचारों और कार्यों से विश्व पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सुबह राजघाट गए और राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बापू के आदर्श आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गांधी जी के बलिदान दिवस पर हम उन महान महिलाओं और पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता और प्रत्येक भारतीय के कल्याण के लिए समर्पित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और जानी मानी हस्तियों ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने भी बलिदान दिवस के अवसर पर राजघाट में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजघाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी की पुण्यतिथि पर देश भर में प्रार्थना सभाओं का आयोजन करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और देश की आजादी में उनकी भूमिका को याद किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी की। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 1942 में उन्होंने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसके चलते 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 के पहले चरण की शुरुआत राष्ट्रपति भवन में एक बच्चे को पोलियो खुराक पिलाकर की। इस अवसर पर देश की प्रथम महिला सविता कोविंद, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे। कल पोलियो टीका पिलाने का पहला दिन होगा। इसे राष्ट्रीय टीका दिवस या पोलियो रविवार भी कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और एनएचएम-एमडी के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोविड-19 टीकाकरण पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत में 30 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी तेजी से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने टीकाकरण का कवरेज बढ़ाने और टीकाकरण अभियान से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सप्ताह पहले 16 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। भारत ने अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को भी काफी आगे बढ़ाया है। पिछले 2 दिनों से 5.7 लाख से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक टीका लगाया गया है। कोविड-19 के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 30 जनवरी 2021 को सुबह 8 बजे तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण हो चुका है। भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर आज 1,70,000 से कम रह गई। अब ये कुल संक्रमित मामलों का महज 1.58% है। कुल रिकवरी में लगातार हो रही वृद्धि के साथ भारत की रिकवरी दर लगभग 97% तक पहुंच गई है। भारत में रिकवरी दर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। अब तक 1 करोड़ 4 लाख से अधिक लोग
स्वस्थ हो चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।